नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बहुत दिन हो चुके थे दरबार को टिप्पणी का इंतजार करते हुए। दरबार लंबे समय से स्थगित चल रहा था। संजय धृतराष्ट्र से छुट्टी मांगकर महीने भर के लिए जम्बूद्वीप की यात्रा पर निकल गए थे। आर्यावर्त के अलग अलग हिस्सों में चुनाव चल रहा था। चुनाव खत्म हुए, नतीजे सामने आ गए, संजय वापस लौट आए। तब एक बार फिर से दरबार सजा। धृतराष्ट्र ने लंबे समय बाद दर्शन दिया। संजय समेत तमाम दरबारी नहा धोकर सभा में उपस्थित हुए। धृतराष्ट्र खुशमिजाज नजर आ रहे थे। बात बात में फगुआ की एक लाइन रिपीट मोड में गुनगुना रहे थे। मारा फूल गेनवा के साध हो राजा, मारा फूल गेनवा के साध हो सैया मोहे बगिया लगादा। संजय दूसरी उधेड़बुन में थे। जम्बूद्वीप के चुनावी नतीजों के आंकड़ों में उनका मन रमा हुआ था। तभी धृतराष्ट्र ने उनकी तरफ पहला सवाल उछाल दिया। बहुत दिन बाद दरबार में लौटे हो संजय। न जम्बूद्वीप की खबर, न डंकापति की कोई सूचना। महीनों से कुछ सुना नहीं। संजय ने कहा, दरअसल महाराज जम्बूद्वीप में चुनाव चल रहे थे। डंकापति और उनके शागिर्द योगीराज वहीं पर व्यस्त थे। मैं भी उसी ओर निकल गया था। क्या खूब समा था। जम्बूद्वीप में होली, 10 दिन पहले ही होली। सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। धृतराष्ट्र देख तो सकते नहीं थे, लिहाजा उन्होंने सिर्फ महसूस किया और संजय के सामने कुछ नई शंकाओं के साथ उपस्थित हुए। संजय, महीनों से गायब थे तुम। कहानियां तो बहुत होंगी तुम्हारे पिटारे में। संजय का चेहरा धृतराष्ट्र द्वारा दी गई इस अहमियत से गुलाबी हो गया। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन इस महीने भर के दौरान डंकापति और योगीराज से ज्यादा कारनामे उनके दरबारी मीडिया ने दिखाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक एक कर उनका मुआयना करें और अपनी सलाह दें कि इन नामुरादों का क्या किया जाए। इतना कहकर संजय ने एक वृत्त चित्र चालू कर दिया। पहले नंबर पर हैं हम सबके चहीते BND। वो BND ही क्या, जिसका हर गली हर नगर में सम्मान ना हो। दूसरे नंबर पर भंडारी मिष्ठान भंडार और इनकी दंड पेलू पत्रकारिता। अगर आप देखेंगे, एक सीट पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही, दूसरी सीट भी पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही है 403 में से। अब तीसरी सीट को जीतते कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही। मतलब 403 में से मेरी पुशअप जो है 100 मार सकता हूं मैं, पर कांग्रेस पार्टी तीसरी सीट को भी स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। और ये स्ट्रगल करते हुए गारंटी नहीं है कि तीसरी सीट कंप्लीट हो जाए। तो ये कांग्रेस का हाल है, जो मेरे पुशअप का हाल है। अगला नंबर है ब्रिगेडियर गौरव सावंत का। इनका दावा है कि ये पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकारिता इनके राह चलते छात्र सिखाते हैं। मिलिट्री सेंस में इनके पास आ गया तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। लेट मी डू माय वर्क, लेट मी फिनिश माय वर्क। हमको भी कुछ कहना दो। चौथे नंबर पर है आज तक के सूरमा रिपोर्टर राजेश पवार। कोई मरे तो मरे, सरकार पर आंच नहीं आनी चाहिए। इंडियन एम्बेसी ने लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले, यानी कि 1 हफ्ता पहले एडवाइजरी इशू की थी कि सभी छात्रों और हिंदुस्तानी जिनका यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कीव छोड़ दें या यूक्रेन छोड़ दें। सब कुछ अवेलेबल था, फ्लाइट्स जा रही थी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी। लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता, इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। और उसके बाद भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस वक्त मैं कम से कम 7-8 देशों के छात्रों से मिल चुका हूँ। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी जो काम यहाँ कर रही है, ऐसी कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है अभी तक। और आखिर में बारी RSS की। मिस्टर मैकडम, वो बदनामी ही क्या बदनामी जो इंटरनेशनल लेवल पर ना हो। And don't sit here and lecture us. Don't sit here and lecture us, Mr. McAdams. We shut him down. I'm not talking. It's the other guy who's talking. I haven't been able to say a word. Yeah, So stop absolutely. yelling.
The man has gone completely ballistic. And if he feels so strongly, he should go and fight alongside Ukrainians who are being killed. I have not, dear host, I have not said a word yet. I don't know why you're yelling at me. I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. I'm talking about Mr. McAdams. I am Mr. McAdams. Oh. I am Mr. McAdams and I haven't said a word. So stop yelling at me. Okay, sorry. I got that confused. धृतराष्ट्र इस वृत्त चित्र में रम गए थे। ख्याल ही नहीं हुआ कि घोघा बसंतों का कारनामा कब खत्म हो गया। संजय ने कोंचा, इनका क्या उपाय है महाराज? धृतराष्ट्र की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने कहा, इनका कोई उपाय नहीं है संजय। सोए को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करने वाले को कतई नहीं। मरन दो इन नासपीटों को, तुम तो कुछ डंकापति की सुनाओ, कुछ आर्यावर्त का सूरत हाल कहो। संजय सजग हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, डंकापति की एक खट्टी बात है और एक मीठी बात है, कौन सी पहले सुनाऊं? धृतराष्ट्र संजय की इन चालबाजियों से वाकिफ थे, समझ गए कि ये कोई नई व्यूह रचना कर रहा है। उन्होंने कहा, पहले मीठी वाली सुनाओ, बाद में खट्टी वाली। हस्तिनापुर दरबार को हाजिर नाजिर मानकर संजय ने मीठी वाली कहानी सुनाना शुरू किया। डंकापति ने 4 सूबों में अपने दल की जीत पर जमकर जश्न मनाया। उनके सेवकों ने विजय जुलूस निकाला। हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, 100% लाभार्थियों तक पहुंचेंगे। लेकिन डंकापति रुके नहीं, वो अपने अगले अभियान पर निकल गए। नतीजे आने के अगले ही दिन डंकापति ने गुजरात में 9 कोस लंबा रोड शो निकाला। अब उन्होंने एक नई टोपी इजाद की है, डिजाइन मुसोलिनी की, रंग भगवा। पूरे रास्ते प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए लोग खड़े थे। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से उत्साहित पार्टी के कार्यकर्ता पूरे रोड शो के दौरान मोदी मोदी, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। धृतराष्ट्र सुन रहे थे। एक साथ 4 राज्य, ऐसा क्या चमत्कार किया डंकापति ने कि जनता ने उन्हें खचिया भर भर कर वोट दिया। संजय ने उवाचा, डंकापति ने लाभार्थियों का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। किसी को अनाज दिया, किसी को आवास दिया, किसी को इलाज दिया, तो किसी को नगद इनाम दिया। बदले में सबने उनको वोट दिया। जिसे कुछ नहीं मिला, उसने इस उम्मीद में वोट दिया कि अगली बार आने पर उसे भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। संजय चुनावी नतीजों की बारीक व्याख्या कर रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र का मन एक शब्द में अटक गया था, लाभार्थी। उन्होंने संजय से पूछा, ये लाभार्थी क्या बला है? संजय ने कहा, यह देश की जनता है जो अब पदोन्नत होकर नागरिक से लाभार्थी हो गई है। पहले नेता जनता के लाभार्थी हुआ करते थे, अब जनता नेताओं की लाभार्थी हो गई है। धृतराष्ट्र ने पूछा, देश कैसे चलता है? संजय ने कहा, देश जनता के पैसे से, जनता के उद्यम से चलता है महाराज। धृतराष्ट्र ने कहा, तो फिर जनता ही लाभार्थी कैसे हो गई? संजय इस अकस्मात हमले से सकपका गए। उन्होंने संभलते हुए कहा, आप ये बात स्वयं डंकापति से ही क्यों नहीं पूछ लेते? वैसे भी इस कहानी के कई हिस्से हैं, कई किरदार हैं, लाभार्थियों पर अटकने का कोई फायदा नहीं है महाराज। यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य। भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला। धृतराष्ट्र ने कहा, अच्छा, और कौन कौन से किरदार इस जश्न में शामिल हैं? संजय ने कहा, मात खाकर माद में बैठे विपक्षी भी इसका एक किरदार हैं। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इस मर्ज की दवा क्या है। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव जनता उन्हें क्यों खारिज कर रही है। इतना कहकर संजय शांत हो गए। तब धृतराष्ट्र ने कहा, अब खट्टी वाली खबर भी सुना दो। संजय ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि डंकापति सरकार नहीं, सर्कस चला रहे हैं। सुरक्षा महकमे में बैठे लोग चलते फिरते मिसाइलों का बटन ऐसे दबा दे रहे हैं जैसे टॉयलेट का फ्लश दबाकर पोटी बहा रहे हों। धृतराष्ट्र की भ्रुकुटियां तन गई। गुस्से में बोले, ये क्या अंड बंड बोल रहे हो संजय? संजय ने सहमते हुए कहा, यही सत्य है महाराज। 27 करोड़ रुपए की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मजाक मजाक में दग गई और पाकिस्तान में जाकर फट गई। पाकिस्तान ने इस बाबत सवाल उठाए तो 2 दिन तक सन्नाटा रहा। धृतराष्ट्र कुलबुलाने लगे, तो डंकापति ने इस पर क्या कहा? संजय ने कहा, उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए एक प्रेम पत्र जारी हुआ है।
पत्र का मजमून यूं है कि मेंटेनेंस की मोहब्बत में उंगली फिसल गई और गलती से मिसाइल दग गई। इसे दगना नहीं चाहिए था, और दग भी गई तो पाकिस्तान की ओर तो कतई नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आवारा मोहब्बत की यही दिक्कतें हैं, अक्सर दुश्मन की चौहद्दी में ही पनाह पाती हैं। हमें इस बात का गहरा अफसोस है, लगे हाथ हमें इस बात का संतोष भी है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया गया है। इस जांच का अंजाम भी मुगल आजम की अनारकली जैसा होना है। बादशाह सलामत इसे पूरा नहीं होने देंगे और सलीम इसे रुकने नहीं देगा। धृतराष्ट्र को पूरी बात समझ आ गई। उन्होंने फनफनाते हुए कहा, मजाक चल रहा है क्या कि दो नाली साफ करते वक्त गलती से चल गई। संजय ने बात को लपक लिया, सोचिए महाराज, अगर यही गलती पाकिस्तान की ओर से हुई होती तो आज बैठे बिठाए डंकापति को एक यूक्रेन मिल जाता और वहां वो जमकर पुतिन पुतिन खेल रहे होते। उनके शागिर्द और दरबारी मीडिया ने भी रायता फैला दिया होता। धृतराष्ट्र के मन में डंकापति से पूछने के लिए कई सवाल कौंध रहे थे, लिहाजा वो दरबार से उठ खड़े हुए, सभा विसर्जित हो गई और वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। बीते 1.5 महीनों के दौरान हुड़कचुल्लुओं, दरबारियों और घोघा बसंतों ने इतने कारनामे दिखाए कि आपको एहसास ही नहीं हुआ कि टिप्पणी स्थगित चल रही है। इसलिए हम भी थोड़े दिन के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने निकल गए। करतबों के नजरिए से देखें तो तिहाड़ शिरोमणि ने बीते 1 महीने के दौरान बारंबार अपने समकक्ष एंकराओं को मात दी। इसलिए हम उनके कुछ पाखंड, कुछ उलटबासियों, कुछ कुकर्मों को आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले यूक्रेन से जुड़ी यह खबर। चाटने की स्पर्धा में सबको पछाड़ते हुए चौधरी साहब ने खुद ही एक कहानी गढ़ दी। भारत की सरकार ने रशिया की सरकार से और यूक्रेन की सरकार से लगातार वो बातचीत कर रही है, और जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इसमें सीज फायर का एक विंडो दिया गया, और वो इसलिए दिया गया ताकि भारत सरकार के कहने पर 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया जाए, और उस दौरान भारत के जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं वो किसी भी तरीके से वहां से जल्दी से निकाले जा सकें। इनकी चाट लिप्सा से खुद इनके आका भी आहत हो गए। दुनिया भर में जग हंसाई बर्दाश्त नहीं कर पाए, लिहाजा एक सफाईनामा जारी कर दिया। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. इस बीच तमाम अन्य चैनलों ने इस तरह के कार्यक्रम भी प्रसारित किए मानो रूस ने भारत की सलाह करके ही यूक्रेन पर हमला बोला था और अब भारत की सलाह पर ही यह युद्ध रुकेगा। अमेरिका के सामने प्रधानमंत्री मोदी का फाइनल कॉल क्या होगा, ये देखते हुए कि इस वॉर पर अभी तक भारत का रुख तटस्थ रहा है। यूक्रेन ने सीधे भारत से और प्रधानमंत्री मोदी से इस पूरे मामले में मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि मोदी पुतिन से बात करें। यूक्रेन के राजदूत भारत में जो है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति से बात करें और इस मामले में हस्तक्षेप करके कोई समाधान निकलवाएं। ऐसे में मोदी से बातचीत के बाद यूक्रेन और रूस के राष्ट्राध्यक्ष अगर जंग से इतर वार्ता की टेबल पर आते हैं तो ये पीएम मोदी की शख्सियत का असर होगा। तब ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की फोन पर हुई बातचीत क्या यूक्रेन के आसमान पर पिछले कई घंटों से छाए हुए हमले के काले धुएं को हटा सकती है? बीते हफ्ते खबरिया चैनलों को भटकने की एक वाजिब और बड़ी वजह मिल गई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 4 में भाजपा को विजय हासिल हुई, 1 में आम आदमी पार्टी को। अपनी पार्टी की जीत की खुशी में नाच गाने के इतने बड़े मौके को खबरिया चैनलों ने जाया नहीं किया। राम की कृपा योगी जी पे बरस गई, जय हो जय हो जय हो। अखिलेश की साइकिल कहीं गड्ढे में धंस गई, जय हो जय हो। इस वाले ने अपनी पार्टी की जीत की खुशी मनाने के लिए न्यूज रूम में ही ढोल नगाड़े वालों को बुला लिया। इससे पहले इतने ऊंचे स्तर की बेशर्मी आपने न्यूज रूम में नहीं देखी होगी, जब किसी राजनीतिक दल की जीत का जश्न मीडिया के दफ्तर में ऑन एयर मनाया गया हो। हालांकि अपनी पार्टी की चुनावी जीत के बाद खुशी का इजहार करने के मामले में तिहाड़ शिरोमणि ने बाकियों को मीले पीछे छोड़ दिया।
अक्सर तिहाड़ शिरोमणि अपनी थिथरई से मैदान मारते हैं, कभी कभी वो बेशर्मी का बम भी मारते हैं, लेकिन इस बार मैदान मारने के लिए उन्होंने डुअलिटी यानी दो मुंहेपन का सहारा लिया। पहले वीडियो फिर टिप्पणी। इन सारी जातियों को जोड़ने का काम जो किया है वो सोशल इंजीनियरिंग ने नहीं बल्कि विकास ने किया है। जो कोविड के दौरान मदद दी उसने किया है। जो वेलफेयर योजनाएं मोदी ने चलाई हैं, जो सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा गया है, गरीब लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा गया है, जो मुफ्त के सिलेंडर बांटे गए हैं, जो मुफ्त का राशन बांटा गया है, वो सबका जो फायदा है उसने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया। और क्योंकि पैसा तो पैसा ही है, इसलिए हर जाति के लोग मोदी से जुड़ गए। ये तिहाड़ शिरोमणि का ताजा स्टैंड है, लेकिन मुफ्त के चंदन का इतना अभिनंदन इससे पहले इन्होंने कभी नहीं किया था। ज्यादा नहीं, साल डेढ़ साल पहले तक उन्हें मुफ्त का चंदन घिसने वाले हरामखोर लगते थे। दिल्ली की जनता को इन्होंने मुफ्तखोर की उपमा दी थी। एग्जिट पोल्स के नतीजे देखकर तो साफ लगता है कि दिल्ली वाले अब भी मुफ्त के ऑफर्स देने वाली पार्टी को ही चुनना चाहते हैं। उन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। वैसे भी आपने सुना होगा दिल्ली के जो लोग हैं वो हमेशा सेल में खरीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरा पैसा नहीं देना चाहते। लेकिन चुनाव के मामले में तो दिल्ली वाले अपना बिल ही नहीं चुकाना चाहते। यानी दिल्ली में एक बार फिर फ्री की बिजली, फ्री का पानी और मुफ्त बस यात्रा जैसे मुद्दे हावी रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को पैसा नहीं देना है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अब इसे मुफ्त वाली सुविधाओं की राजधानी भी बनाया जा रहा है। अपनी पार्टी जीती तो तिहाड़ शिरोमणि ने पुरानी दुश्मनी बराबर करने का मौका भी इसे बना दिया। आपको याद होगा चुनाव के समय बहुत सारे न्यूज चैनल्स और यूट्यूब चैनल वाले ऐसे पत्रकार थे जो लोगों के मुंह में माइक ठूस ठूस कर उनसे जबरदस्ती ये बुलवाने की कोशिश करते थे कि बोलिए कि मैं बेरोजगार हूं और मैं मोदी की वजह से बेरोजगार हुआ हूं, बस इतना बोल दीजिए। और जैसे ही कोई ऐसा बोलता था तो तुरंत उसका ये बयान वायरल हो जाता था। बड़े बड़े नेता उस बयान को रीट्वीट करने लगते थे, उसको पोस्ट करने लगते थे, और इसी तरह एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा आपके सामने चलाया गया। यही सारे आरोप सुधीर चौधरी, जी न्यूज और तमाम दरबारी मीडिया के हुड़कचुल्लुओं पर भी चिपकाए जा सकते हैं। इनका नाभिनाल संबंध सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है। सरकार की जी हुजूरी से मिलने वाले विज्ञापन का मोटा पैसा इनसे वही सारे काम करवाता है जो आरोप ये अन्य पत्रकारों पर उछाल रहे हैं। इस समस्या का इलाज इन दोनों के पास नहीं है। असली इलाज है सब्सक्रिप्शन का मॉडल। सरकारी चारण बन चुकी पत्रकारिता को अब शिद्दत से जरूरत है एक ऐसे मॉडल की जिसमें जनता की भागीदारी हो, ताकि पत्रकारिता में जनहित सबसे ऊपर रहे। न्यूज लॉन्ड्री सब्सक्रिप्शन पर आधारित एक ऐसा प्रयास है जहां हम आपके समर्थन से आपकी बात करते हैं, ताकि आप गर्व से कह सकें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। न्यूज को नौटंकी, खबर को खरपतवार बनाने का एक और दृश्य देखिए, फास्ट फॉरवर्ड साइलेंट मोड में। इस पर कोई टिप्पणी नहीं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट डीडी न्यूज से। यह रिपोर्ट यूक्रेन में रूस के आक्रमण से पैदा हुई शरणार्थियों की समस्या की पड़ताल करता है। We are going from Chernovtsi, it's the nearest big city, Ukrainian big city, and go to abroad. And now we stay here this night, and now we railway station, and now we are going to Berlin. Everybody's getting free ticket, no problem. And even from Cluj to Budapest, it's also free, also provided by the Romania. तो आपने सुना कि यहाँ पे जो भी रिफ्यूजी आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो भी बच्चों के साथ आ रहे हैं, बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, वो मेरे पीछे आप यहाँ पे ट्रेन देख सकते हैं। इनमें निःशुल्क, यानी कि उनसे कोई यात्रा भत्ता नहीं लिया जा रहा है, और वो लोग जो है यहाँ से बुकारेस्ट है या फिर रोमानिया के जो अन्य इलाके हैं वहां तक पहुंच रहे हैं। एक तरीके से जो भी रिफ्यूजी यूक्रेन क्रॉस करके, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जो रिफ्यूजी है वो रोमानिया के बॉर्डर से होकर के जा चुके हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। 5 राज्यों के हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट को अपना समर्थन देने वाले तमाम दर्शकों, पाठकों और शुभचिंतकों को बहुत सारा धन्यवाद। आपके खर्च पर आजाद हैं खबरें। नमस्कार।